नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और कंज्यूमर इज किंग में लगातार हमारी कोशिश यही है कि हम आम कंज्यूमर के हक की बात करें। और इसी कड़ी में आज जिस अहम बात पर हम फोकस करने वाले हैं वो है साइबर फ्रॉड के अपग्रेड होते तरीकों के बारे में। जी हां, हम सभी जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वैसे ही इस टेक्नोलॉजी के खतरे भी बढ़ते जाते हैं। वैसे तो साइबर फ्रॉड ये नया शब्द नहीं है, हर व्यक्ति इसे जान और समझ रहा है और बहुत से तरीकों से पूरी तरह से वाकिफ है। और इसी कारण जो साइबर फ्रॉड पर एक तरह की रोकथाम है वो लगती हुई नजर आती है। लेकिन ये जो फ्रॉडस्टर हैं, ये जो शिकारी हैं, ये भी नए नए तरीके इजाद करते हैं आपको फंसाने के लिए, आपको झांसा देने के लिए। और हाल ही में एक चौंका देने वाला मामला महाराष्ट्र में सामने आया है। जी हां, एक पीड़ित को पुलिस बनकर ऐसा डराया धमकाया गया और उससे इस तरह के लेन देन किए गए कि आंकड़ा सुनेंगे अगर आप फ्रॉड का तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम इस पूरे केस को आज डिकोड करेंगे। हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। रंजीत रॉय साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रंजीत, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप सामने आए हैं और अपनी बात, आमतौर पर इस तरह के केसेस में लोग टीवी पर आकर बात कहने में हिचकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज आपके जरिए पहुंचेगा। और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। जी हां, मैं परिचय करा दूं। एक तरह से साइबर फ्रॉड में बहुत कुछ जो बेहतर हुआ है उसकी एक मिसाल है। हमारे साथ इस वक्त अहम गेस्ट मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, संजय सर। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करूंगा कि आपने हमें समय दिया है। मैं अपने तमाम जो दर्शक हैं उनको बता दूं कि संजय सर साइबर फ्रॉड के इस पूरे माहौल में जिस तरह से आगे बात बढ़ी है उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। संजय सर, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। एक चीज मैं समझना चाहता हूं जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि क्या वाकई जो ये फ्रॉडस्टर हैं वो वक्त के साथ अपने तौर तरीके बदल रहे हैं और अब तो पुलिस का चेहरा भी सामने लाकर रखा जा रहा है। मैं केस भी अपने दर्शकों के सामने रखूंगा, लेकिन जरा सबसे पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वो स्थितियां बन गई हैं जिसमें आम कंज्यूमर को, आम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इम्पर्सोनेशन, जो साइबर क्रिमिनल जो नई मोडस ऑपरेंडी वो जो ला रहे हैं उसमें नया कोई भी नहीं है। ये इम्पर्सोनेशन करते हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर बन के, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिसर बन के, कोई कस्टम का ऑफिसर बन के, या कोई सेबी का ऑफिसर बन के, या कोई साइबर क्राइम का ऑफिसर बन के, या क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बन के, जैसे कि न्यूज मीडिया में या सोशल मीडिया में जैसे जैसे ये जो कैरेक्टर्स है जिसके पास अरेस्ट, सर्च और सीजर के पावर्स रहते हैं, खास करके ये पावर पुलिस को होती है। और पुलिस के बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जिसमें सीबीआई आती है, आईबी आती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी पुलिस रहते हैं, कस्टम में भी इनको सर्च और सीजर की पावर होती है। ये डरावनी पावर रहती है कि जैसे कि लोगों को इनका चेहरा यूज करके, जैसे कि कोई पुलिस वाला बोल रहे हैं ऐसा करके, या कस्टम से हम बात कर रहे हैं, या हम सेबी से बात कर रहे हैं, या हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात करके ये लोगों को फोन करते हैं और वहां से मामला शुरू हो जाता है और ये जो विक्टिम्स है उनके झांसे में आ जाते हैं। बिल्कुल। और मैंने जानबूझकर संजय सर का परिचय शुरू में नहीं दिया। मैं सबसे पहले आम दर्शकों को उनकी बात से कनेक्ट करना चाह रहा था और अब मैं परिचय कराता हूं संजय सर का। आईपीएस संजय शिंत्रे, एक ऐसा नाम जो साइबर क्राइम और साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक तरह से बहुत बड़ा फेस बन चुके हैं और लगातार रोकथाम के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं। आप डीआईजी महाराष्ट्र पुलिस में हैं और खास तौर पे साइबर क्राइम पर इनके हाल फिलहाल के तमाम, अगर आप बातें सुनेंगे, तमाम न्यूज़पेपर्स में भी जब हम गुजरते हैं, रिपोर्ट से गुजरते हैं, तो आईपीएस संजय शिंत्रे सर का नाम सबसे ऊपर होता है। संजय सर,
मैं एक बार फिर से शुक्रिया करूंगा कि आपने अपने इस टाइट शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। अब मैं आता हूं रंजीत जी आपके पास। मेरी जानकारी में आपका पूरा केस मेरे पास है, लेकिन मैं आम दर्शकों के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आम दर्शकों को बताएं कि आपके साथ हुआ क्या था, कैसे आपको संपर्क साधा गया, क्या क्या हुआ था, जरा आप सिलसिलेवार ढंग से बताइए। एक्चुअली क्या है, 15 सुबह 8:02 के टाइम पे एक अननोन नंबर से मेरे फोन आया और मुझे बोला स्काइप ऐप डाउनलोड करिए, और ऑटोमेटेड कॉल के थ्रू साइबर क्राइम में वो कॉल गया और कॉल में मुझे बताया गया कि आप स्काइप ऐप डाउनलोड करें और उससे थ्रू हम बात करेंगे। स्टैंड ऑफिशियल आपसे बात कर रहे हैं और आपको देख रहा है कि आपका एक्टिविटी क्या है, और मुझे बोला किसी से आप बात नहीं करना, सारा मोबाइल वगैरह किसी से मैसेज नहीं करना, कोई फोन नहीं उठाना, एटसेट्रा। तो जब भी उनका वीडियो आया तो देखा मैंने पुलिस ऑफिसर, और उनका पुलिस का आईडी भी भेजा गया था मुझे स्काइप ऐप के थ्रू। और उसके बाद उन्होंने मेरा शुरू किया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, आपके नाम से 500 से अधिक अकाउंट है, आपका आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड नंबर उनके पास था, उन्होंने मुझे आधार कार्ड नंबर बताया कि ये आपका आधार कार्ड है। मैं बोला हाँ ये मेरा आधार कार्ड नंबर है। तो इसके थ्रू उन्होंने मुझे बाद में बोला कि आप एक काम करिए, आप अपना आई मोबाइल ऐप खोलिए, और आपका, मैंने आई मोबाइल ऐप खोला, बोला आपका अकाउंट में कितना पैसा है, मैं 48,000। तो उन्होंने बोला नहीं है 48,234.71 ऐसे कुछ बताया, मतलब उनको अमाउंट कितना है वो भी मालूम था कंप्लीटली। बोला आप ये पूरा अमाउंट को जो है आपका दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो मैंने अपना एक्सिस बैंक में वो 48,234 जो भी था वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया और मेरे अकाउंट को जीरो कर दिया। तो जीरो करने के बाद उसका 2-3 मिनट बाद मेरे पास 9,76,400 रुपए आता है। मैंने उनसे पूछा सर ये क्या है? पुलिस ऑफिसर दिखाई दे रहे थे, पूरा एक केबिन दिखाई दे रहा था, और इंस्पेक्टर प्रदीप सावंत नाम था उनका, ऐसे कुछ बताया जो उन्होंने बताया। और वो केबिन पे जा रहे थे, आ रहे थे, उनको बुलाया जा रहा था, और मेरा इंट्रोगेशन जैसे चालू किया था कि आपके साथ नवाब मलिक का लिंक है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, ऐसे मुझे डराया धमकाया गया। और मैंने जब पूछा ये 9,76,400 कहां से आया, बोला आरबीआई चेकिंग करे, आप वाड़ी मत करें। जैसे ये बात किया वो 1-2 मिनट का अंदर 9,76,400 गायब हो गया। तो मैंने सोचा उनका अमाउंट आया, उनका अमाउंट चला गया, कोई बात नहीं। फिर मुझे बोला जो आपका एक्सिस बैंक अकाउंट में जितना पैसा है पूरा पैसा आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर करें। तो मैंने पूरा पैसा ट्रांसफर किया। उन्होंने 2 बार 4 लाख करके 8 लाख का ट्रांजैक्शन मेरे यहाँ से हटा दिया। जो पहली बार 4 लाख हटाया तो मेरा मन में डाउट आया, तो मैं 1930 में फोन किया 3-4 बार, बट 3-4 बार मेरा 1930 में साइबर सेल में कॉल नहीं लगा, कॉल एंडेड लग रहा था। जैसे ही कॉल करता हूँ इमीडिएटली वो एंडेड हो जाता था। फिर दोबारा उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई ये तुम कहाँ पे कॉल कर रहे हो? मैं बोला सर 1930 में। मेरे ऊपर बहुत भड़क गया। बोला रॉय, मिस्टर रॉय, आई विल कंफर्म इट दैट यू विल गो टू द जेल फॉर 7 years। मैं पुलिस ऑफिसर हूं और आपसे बात कर रहा हूं, डू नो हुम यू आर टॉकिंग। बहुत धमकाया गया। मैं बोला सर आपका पुलिस आईडी जो आपने भेजा है वो फेक भी तो हो सकता है, मैंने ये भी बोला। तो मुझे बहुत धमकाया गया और मुझे मजबूर किया गया दूसरा जो 4 लाख है वो भी मेरा अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो मैंने सोचा मेरा अकाउंट से मेरा अकाउंट में ट्रांसफर करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज इजी, भाई मैं किसी और को दे नहीं रहा हूं। बट उन्होंने जैसे ही ट्रांसफर करता हूं वो अमाउंट वहां से चला जाता है। बाप रे, मतलब आप सोचिए कि एक पूरा सेटअप लगाया गया पुलिस का। और सबसे बड़ी बात है सर, कोई ओटीपी मैंने शेयर नहीं किया, ओटीपी ऑटो फीड हो रहा था। उन लोगों ने मेरे फोन को ऐसे कोई सेटिंग किया होगा स्काई ऐप के थ्रू या किसी के थ्रू, आई डू नॉट नो। एक ग्रीन कलर की छोटी बटन आ रही थी, आई डो नॉट नो किस तरीके से क्या किया। मैंने कोई ओटीपी नहीं किया, नहीं कुछ किया। और ये मेरे साथ मतलब 1.5 घंटे तक चलते रहे, 2 घंटे तक ये सब कहानी चलते रहा। और उसके बाद मैं जब 15 मिनट का अंदर, ये क्राइम होने का 15 मिनट का अंदर बैंक में पहुंचा, उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट थमा दिया, बोला आपने 10 लाख रुपए की लोन लिया है। मैंने बोला ऐसे कोई लोन नहीं लिया। तो उन्होंने बोला ठीक है ये स्टेटमेंट है, आप पुलिस स्टेशन जाओ। मुझे कोई मदद नहीं किया। बात पुलिस स्टेशन में मैं मिस्टर भगवत एवले सर को सैल्यूट करता हूं, बहुत ही मदद किया उन्होंने।
उन्होंने पहले 1930 में फोन लगा के सारा कंप्लेंट दर्ज कराया। उन्होंने मेरा साथ बैंक शाखा में आया, उनको लेटर दिया कि मिस्टर रंजीत रॉय के साथ ऐसे धोखा हुआ है, आप आगे इसको बंद कराइए, फ्रीज कराइए अगला अकाउंट। और इवन उनसे पता चला आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर से कि ये पीएनबी बैंक और इंडसइंड बैंक जयपुर में गया है और पीएनबी बैंक लसलगांव ब्रांच में गया है। वहां पे भी उन्होंने लेटर दिया पीएनबी बैंक में, इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक मैनेजर ने बहुत मदद किया, जितना जितना अकाउंट में गया, जिसने कैश उठाया, वो सारा पुलिस के थ्रू पूरा डिटेल पुलिस को दिया है। और मैं पूरा पुलिस स्टेशन, कासारवाड़ी पुलिस स्टेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत मदद किया मुझे। और यही वजह है कि आज हम जो ये शो कर रहे हैं, ये शो वाकई कंज्यूमर और पुलिस के बीच में जो भरोसा बढ़ा है, इसके लिए कर रहे हैं। संजय सर, मैं एक बार फिर यही कहूंगा, आप खुद सुन रहे हैं, विक्टिम अगर जिस तरह से उसको मदद मिली है, वो खुद कह रहे हैं कि बैंक्स ने उनको उतनी मदद नहीं की जिस तरह से पुलिस ने की है और जिस तरह से एक एक वक्त पे उन्हें गाइड किया है। संजय सर, ये केस लेकिन बड़ा आश्चर्य में डालता है कि एक पूरा पुलिस सेटअप दिखाया जा रहा है, पुलिस स्टेशन दिखाया जा रहा है, ऐसी गतिविधियां दिखाई जा रही हैं कि आपको भरोसा हो जाए। इसमें जो साइबर क्रिमिनल की जो मोडस ऑपरेंडी रहती है, ये पहले मैंने आपको बोला कि अरेस्ट, सर्च और सीजर, ये जो पावर्स है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पास पावर्स है। जो भी पुलिस वाला इसका इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको ये पावर्स है। और ये पावर साइबर क्रिमिनल ने ऐसे दिखा के कि जैसे कि आपको आप अरेस्ट करेंगे, आपको जेल हो जाएंगे, आपको आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है, आपका इन्वेस्टिगेशन चालू है, आपका इंट्रोगेशन करना पड़ेगा, आपका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। इससे पहले बैकग्राउंड में क्या चलता है, सब नागरिकों को भी पता होना चाहिए कि हमारा जो डेटा रहता है, आधार कार्ड रहे या पैन कार्ड रहे और कोई बैंक का कोई कार्ड रहे, जो भी है, ये सब डेटा यहाँ वहाँ डिस्क्लोज हो जाता है और ये ओपन सोर्स में चला जाता है। और ये बहुत सारा डेटा, जो जैसे कि हम कभी कोई मॉल में जाते हैं या कोई थिएटर में जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं, हर जगह जितना भी छोटी मोटी हम चीजें परचेस करते हैं, उसी टाइम वो आसानी से, जो काउंटर पे आदमी रहता है, वो हमें आसानी से पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, क्योंकि आगे जाके वो उसकी दुकान की, उसके मॉल की, उसके मेडिकल स्टोर की आपके साथ जुड़ा रहे और उनकी एडवर्टाइजमेंट चलती रहे, इसके लिए वो डेटा लेता है। ये सब जो डेटा है। और दूसरा एक है कि जैसे कि आप कोई खरीदारी करते हैं, कोई पोर्टल पे जाते हैं, कोई वेबसाइट पे जाते हैं या कोई सेल परचेस करते हैं ऑनलाइन, उसमें पूरा का पूरा आपका डेटा चला जाता है। ये डेटा साइबर क्रिमिनल के हाथों में लगता है। जैसे कि आप मैट्रिमोनियल साइट पे जाइए, जैसे कि आप कोई भी सेल परचेस करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहते हैं, उनके पास आपका डेटा जाता है, आपके क्रेडेंशियल जाते हैं। बहुत बार आप गूगल सर्च इंजन पे जाते हैं और वहाँ कुछ तो छोटी मोटी चीजें, कस्टमर केयर नंबर ढूंढने के लिए या कोई चीज अपने को चाहिए कंपैरिजन के लिए, कौन सा लैपटॉप लेना है, किसके फीचर्स क्या है, किसकी प्राइस कितनी है, ये सब जब आप सर्च में जाते हो तो उसी टाइम ये ओपन सोर्स डेटा तैयार हो जाता है। और ये ओपन सोर्स जो डेटा है, ये जब साइबर क्रिमिनल के पास जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो सर्वर पे काम करने वाले जो लोग रहते हैं, वो भी ये डेटा बेच देते हैं। इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में किसी का कंट्रोल नहीं है। तो एक बात तय है कि अपना आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, आपका नाम, आपकी बर्थ डेट, ये जो भी डॉक्यूमेंट हमें लगते हैं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है और मुझे ही पता है, दूसरे को पता होने का कोई चांस नहीं है, ऐसा ये जो आम जनता के नजर में है, ये बिल्कुल गलत है। ये डेटा किसी के पास, साइबर क्रिमिनल के पास जा सकता है यहाँ वहां से, और वो डेटा जब उनके पास चला जाता है तो ये डेटा का वो एनालिटिक्स करते हैं कि कोई इंडिविजुअल के नाम के ऊपर क्या क्या क्रेडेंशियल उनको मिले हैं, आधार कार्ड मिला है, पैन कार्ड मिला है, बैंक के डिटेल्स मिले हैं, ये डेटा उनके पास पहले से पड़ा रहता है। और हर दिन ये जो साइबर क्रिमिनल्स है, हर दिन कम से कम 2 करोड़ लोगों को टारगेट करते हैं। किसी को ईमेल भेजते हैं, किसी को एसएमएस भेजते हैं, किसी को व्हाट्सएप भेजते हैं, किसी को व्हाट्सएप कॉल करते हैं, किसी को मोबाइल फोन से कॉल करते हैं, किसी को ईमेल करके कुछ तो उनको ऑफर देते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें वो करते हैं, जैसे फेसबुक पे जाकर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जैसे कि उसका डेटा, जब ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी तो उसका डेटा साइबर क्रिमिनल के पास जाए। जैसे करके जैसे जैसे उनके पास डेटा ये होता है,
उसकी एनालिसिस करने के बाद इंडिविजुअल आदमी की पूरी डेटा उनके पास होने के बाद उनका ये मोडस ऑपरेंडी तैयार करते हैं। इनके ये जो केस स्पेसिफिक केस की चर्चा जो हो रही है, इनका पहले से आधार कार्ड, इनका पैन कार्ड, इनका बैंक का डिटेल्स उनके पास था, इनके कितने अकाउंट नंबर है, क्योंकि ये कोई भी किधर भी सेफ नहीं है। इंडिया में इतने सारे बैंक्स है, पूरे बैंक का आप ब्यौरा लेंगे तो इनका डेटा यहाँ वहां कौन सा तो सर्वर पे डाला गया है, और ये बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। इतना ही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जब भी इनका डेटा की जरूरत होती है, इनके आईपी एड्रेस हमें चाहिए होते हैं, तो हम इनसे कम्युनिकेशन करते हैं और वो हमें रिप्लाई देते हैं। इतना ही है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आसान हो जाता है कि कौन सा सर्वर से, कौन सा लैपटॉप से, कौन सा मोबाइल से, कहाँ से वो बात कर रहा है, उनका लोकेशन क्या है, उसने कौन सा वाईफाई यूज किया है, इंटरनेट कौन सा यूज किया है, सब इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। साइबर क्रिमिनल पुलिस के पहुंच के बाहर कभी भी नहीं हो सकता है, कितना भी कहां से भी वो यहाँ वहां से पुलिस वाले उसको ढूंढते हैं। लेकिन इन बिटवीन ये समस्या जब विक्टिम के पास चली जाती है कि विक्टिम को कैसे पता चले, कि विक्टिम ने ये जानना जरूरी है कि किसी ने भी आपका फोन किया तो फोन से कोई इंफॉर्मेशन होता नहीं है। फोन से किसी भी, कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला हो, कस्टम वाला हो, पुलिस वाला, काम वाला हो, क्राइम ब्रांच वाला हो, और क्या होता है कि पुलिस का जो यूनिफॉर्म है, वो जो भी सीन क्रिएट किया जाता है कि विक्टिम के सामने स्काइपी कॉल के थ्रू, वो डीप फेक भी हो सकता है। डीप फेक मीन्स उसमें मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डेटा स्वैपिंग है। ये सब सीन क्रिएट किया जा सकता है और वो बैकग्राउंड में चला रहता है। और ये क्रिमिनल जो बातें करता है कि वो ऐसा एहसास दिलाता है कि हमें पुलिस चौकी में बैठा हूं, कोई यूनिफॉर्म पहन के आएगा, कोई जैसे कि आज मैं ब्लेजर पहन के बैठा हूं, और हमारे फोटो तो आम अभी किधर भी आते हैं, न्यूज में, वीडियोज में आते हैं। जैसे कि दिल्ली का कोई क्राइम ब्रांच का डीसीपी रहेगा, उसका फोटो हर जगह, तो वो सब डेटा उनके पास चला जाता है। जैसे कि अभी आज हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, मैं आपको कुछ बात बोल रहा हूँ, ये वीडियो भी उनके पास चला जा सकता है, वो सकते हैं। इसमें डीप फेक भी चला जा सकता है, कि जैसे कि मैं ही बात कर रहा हूँ। इसका पहला टेस्टिंग ये है कि ऐसी कोई भी घटना हो जाती है, किसी का भी कॉल आता है, हर इंडिया में पूरे जगह के लिए, हर एक जगह के लिए एक पुलिस स्टेशन रखा गया है। नजदीक वाला पुलिस स्टेशन को कम से कम ऐसे कभी कॉल आते हैं तो पहला ये करना चाहिए कि उधर जाके इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये कोई सही में है क्या नहीं। ये पहली। दूसरी बात है, इतने सब, जैसे कि समझो, ये तो अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने किसी को पार्सल भेजा नहीं है, ना किसी ने मेरे लिए पार्सल भेजा है कि जैसे कि मुझे क्लियर करना है, ये मैंने कभी किया ही नहीं एक्टिविटी। सही तो बात हमें पता है कि मेरा तो किधर पार्सल गया नहीं। यदि मेरे नाम से किसी ने भेजा होगा तो मेरे एंड से तो कुछ किया नहीं है। तो इतना तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और ऐसे जब भी कॉल आते हैं उसको इग्नोर करना चाहिए। और बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही बात आपने कही संजय सर, कि पहला काम तो यही है कि एक बात आपको स्पष्ट समझनी है कि पुलिस का जांच करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो ये वीडियो कॉल पे आपसे सवाल जवाब नहीं करेगी, वीडियो कॉल पे आपको किसी तरह से किसी केस के बारे में जानकारी नहीं देगी। आपको बाकायदा नोटिस जाएगा, कुछ पुलिस वाले आपके घर जाएंगे, अधिकारी आपसे संवाद करेंगे, आपको बुलाया जाएगा। सबसे बहुत फिजिकल एक्टिविटी होती हैं इस तरह की, ये वीडियो कॉल या कॉल के जरिए नहीं होती हैं। और आप याद रखें कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनकी जानकारी अगर फ्रॉडस्टर के पास है भी तो भी पहले अगर इस तरह की कॉल आ रही है तो इग्नोर करना सीखिए। संजय सर, इस तरह का जब रवैया बैंक्स दिखाएं या जांच में, कई बार आप भी जानते हैं कि इसमें कितना मिनट टू मिनट एक्शन कितना मायने रखता है इस तरह के फ्रॉड्स में। आपने खुद ये स्वीकार किया है कि तुरंत आपको इमीडिएट इसके बारे में शिकायत, ताकि टेक्नोलॉजी के जरिए जो भी ट्रैकिंग हो सकती है, ये इसके अवेयरनेस के लिए क्या बैंक्स में भी अब ट्रेनिंग की आवश्यकता है? क्या वाकई छोटी छोटी जगहों पर भी अब अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है? क्योंकि जिस तरह से रंजीत जी बता रहे हैं कि बहुत से मौकों पे ऐसा है कि उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या करना है। ऐसा नहीं है, सबको पता होता है क्या करना है, किधर लेटर भेजना है, कहाँ से डेटा मिलता है, कौन सा रिक्वेस्ट क्या है, सब बैंक वालों को मालूम है। ये तो बिजनेस करने के लिए बैठे,
धंधा करने के लिए बैठे हैं लोग, लोन बांटते हैं, उससे इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करते हैं। कस्टमर्स और जो भी लोग हैं इनका पैसा यहाँ वहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कोई दो बात नहीं कि उनको कुछ मालूम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ कोई कंप्लेंट है उसको सीरियसली नहीं लेता है। यदि वो एग्जैक्टली है तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और विक्टिम है, इन्होंने इनके खिलाफ भी ये कोई कंप्लेंट करनी चाहिए। और यदि वो चाहते हैं बैंक वाले, उन्होंने भी पुलिस स्टेशन में जाके करना चाहिए कि हमारा सिस्टम का गैर इस्तेमाल करके, विदाउट एनी ये सिस्टम में हमारे एंट्री करके उन्होंने लोन विक्टिम के नाम के ऊपर मंजूर किया है और वो उन्होंने पैसा उड़ाया है। उनका भी कंप्लेंट अलग से हो सकती है, वो भी चाहे तो जा सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि विक्टिम के लिए ठीक है कि आम जनता के लिए मालूम नहीं है कि ये नहीं, लेकिन जो बैंक चलाते हैं, बैंक में बैठे हुए आदमी लोग हैं, उनको कुछ मालूम है ऐसा नहीं है, इग्नोरेंस है। अपना जो कर्तव्य जो है, कर्तव्य क्या है कि जिधर हम पैसा लेते हैं, जहां से हमें पेमेंट मिलती है, हमारी भी जवाबदारी बनती है कि उधर जाके हमने जो भी काम करना है वो सही टाइम पे, सही वक्त पे और सही निर्णय लेना है। यदि 1930 के बारे में भी ऐसा होता है बहुत बार सिस्टम से। इट इज अ सिस्टम डेवलप बाय द ICOC, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दैट इज 1930 और cybercrime.gov.in। मैं आपके सबके लिए ये बात बोलना चाहता हूँ, ऐसे कभी भी साइबर विक्टिम आप के अकाउंट से पैसा जाता है तो पहला cybercrime.gov.in ये पोर्टल है, ये आपके मोबाइल में भी ओपन हो जाता है। कभी कभी उसमें ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ओपन नहीं हो जाएगा, लेकिन होता है। वो जैसे होता है वैसे आपने उसमें एक वर्टिकल है फाइनेंशियल फ्रॉड, उसमें जाके आपने कंप्लेंट करनी है। तुरंत ही सिस्टम से ईमेल जाता है, जो कल्प्रिट की अकाउंट प्रति है जिस बैंक में, वो बैंक को ईमेल जाता है और उधर एक नोडल ऑफिसर बैठा हुआ रहता है, उसने तुरंत ही कल्प्रिट का अकाउंट फ्रीज करना है। कि जैसे कि उसमें जितनी भी अमाउंट है वो लीन अमाउंट विक्टिम की जो है उसमें मार्क हो जाती है और ये लीन अमाउंट भी विक्टिम को कम्युनिकेट थ्रू 1930 के पोर्टल के थ्रू उसको भी कम्युनिकेट किए जा सकती है। लेकिन इसके लिए टाइम लिमिट है, इसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं, 3 आवर्स का टाइम लिमिट है। और यदि वो बहुत अहम बात आपने कही सर। समय कम है मेरे पास और बहुत ज़रूरी ये था कि हम ज़रा समझने की कोशिश करें। और ये पहली बार हमने कोशिश ये की है कि हम जो सिस्टम को बेहतर तरीके से फ्रॉस्टर पे अंकुश लगाने वाले जो लोग हैं उनको भी सामने रखें, जैसे आज संजय सर हमारे साथ थे, और विक्टिम को भी सामने रखें, पीड़ित को भी सामने रखें, ताकि एक तस्वीर, एक बिग पिक्चर सामने आ पाए, जिसके जरिए हम समझ पाएं कि आखिर ये पूरा जाल होता कैसे और कहां हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, इंफॉर्मेशन से भरा पूरा संसार है, डेटा कहां से कहां जा रहा है किसी को नहीं पता चल रहा है। मोबाइल ऐप्स का जो ये पूरा जाल है, इसमें बहुत सारे हम एक्सेस दे देते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। लेकिन आपकी जागरूकता इसी में है कि किसी भी इस तरह की कॉल को एंटरटेन मत कीजिए। भले ही आपको ये विश्वास दिलाया जा रहा हो कि ये आपने गलत किया है, उसके बावजूद आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसके बारे में कंप्लेन करना है। अगर फ्रॉड आपके साथ हो जा रहा है तो जी हाँ, साइबर क्राइम की वेबसाइट और जो 1930 नंबर है, इस पर ट्राई करते रहे। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से कई बार हो सकता है कि आपकी कंप्लेन लेट रजिस्टर हो, लेकिन होगी ज़रूर। प्रयास करते रहना पड़ेगा, आपको लगातार कोशिश करती रहनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातें सामने रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो पसंद आया हो। नमस्कार।